हम्म हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान हब। तो दोस्तों, आज हम हिस्ट्री की पहली क्लास पढ़ने वाले हैं और बहुत ही अच्छे से हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। ये पहली क्लास है हिस्ट्री की, तो जो लोग अभी जस्ट हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही अच्छी क्लास और इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो शुरू करते हैं। देखिए, हिस्ट्री हिस्ट्री का मतलब होता है हिंदी में इतिहास। क्या मतलब होता है दोस्तों? इतिहास। ठीक है। अब इतिहास जो है, हिस्ट्री जो शब्द है, ये ग्रीक शब्द ग्रीक शब्द हिस्टोरिया हिस्टोरिया से लिया गया है। ठीक है। हिस्ट्री जो शब्द है वो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है। और हिस्टोरिया का जो अर्थ होता है, जो इसका अर्थ है वो है नॉलेज नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, कि वह जानकारी जो इन्वेस्टिगेशन से हमें हासिल होती है, उसका मतलब होता है हिस्टोरिया। मतलब हिस्टोरिया का अर्थ ये है। ठीक है। हिस्टोरिया से लिया गया है शब्द हिस्ट्री। जो हिस्ट्री है, आपको पता होगा हिस्ट्री के जो पिता हैं उन किसको कहा जाता है? हिस्ट्री का पिता कहा जाता है किसको? हिस्ट्री का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस। हिस्ट्री का पिता जो कहा जाता है वो किसको कहा जाता है दोस्तों? हेरोडोटस को। और हिस्ट्री का पिता जो कहा था वो किसने कहा था? किसने कहा था? किसने कहा था? किसने कहा था हेरोडोटस को हिस्ट्री का पिता? हिस्ट्री का पिता ये कहा था सिसरो ने। किसने कहा था? सिसरो ने। सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा था। ठीक है। अब हेरोडोटस की एक पुस्तक है। इनकी जो पुस्तक है, हेरोडोटस की एक पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका। ठीक है। इस हिस्टोरिका पुस्तक में इन्होंने क्या किया है? एक युद्ध का वर्णन किया है। युद्ध का वर्णन किया है। इसका वर्णन क्या है? युद्ध का वर्णन किया। ठीक है। हिस्टोरिका पुस्तक में इन्होंने एक युद्ध का वर्णन किया है। सिसरो ने हेरोडोटस को क्या कहा है? इतिहास का पिता कहा है। ठीक है। सिसरो जो थे एक दार्शनिक थे, महान दार्शनिक थे। ठीक है। तो हिस्टोरी जो हिस्ट्री है, वो इतिहास जो है, वो ग्रीक शब्द हिस्टोरिया नामक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है नॉलेज एक्वायर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन। यानी इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जो हमें नॉलेज प्राप्त होती है। ठीक है। पिता कहते हैं किसको? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को पिता कहा जाता है। किसने कहा था? सिसरो ने कहा था। हेरोडोटस की एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है हिस्टोरिका। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इतिहास है क्या? इतिहास क्या है, इसके बारे में जानते हैं। इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? तो जो चीजें अब तुम सोचिए कि आप कभी कभी जब जब आपका जन्म हुआ होगा, जब आप 1, 2 या 3 साल की अवस्था में होंगे, इतने वर्ष के होंगे, और अभी आप मान लीजिए आप इस टाइम 21 वर्ष के हैं, और आप कभी तो 1, 2, 3 वर्ष के होंगे। तो इस टाइम पे जो भी आपके साथ घटनाएं घटी होंगी, जो भी 1, 2, 3 वर्ष तक आपके साथ घटनाएं घटी होंगी, वो आपको याद नहीं रही होंगी, लेकिन घटी तो है। कुछ घटनाएं घटित होती हैं लेकिन हमें याद नहीं रहती हैं। तो जब हम बचपन में जो हमारे साथ घटनाएं घटी थी, जब हम 1, 2, 3 वर्ष के थे, तो यहाँ पे कुछ घटनाएं तो घटी होंगी जो हमें याद नहीं है। और आगे का तो भविष्य, वर्तमान में जो भी चीजें हैं वो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से हैं। तो जो घट गई है और जो याद नहीं है, उसको तो कहते हैं अतीत। क्या बोलते हैं? अतीत। यानी कि जो गुजर चुका है, बीत चुका है, लेकिन उसके बारे में कोई भी प्रमाण हमारे पास नहीं है, कोई भी याद नहीं है, कोई भी साक्ष्य नहीं है, कुछ मालूम नहीं है, लेकिन वो घटा जरूर है।
ये मालूम है कि हाँ कुछ घटा तो है, लेकिन वो हमें याद नहीं है, तो उसको कहते हैं अतीत, और ये तो वर्तमान है। अब ये अतीत और वर्तमान के बीच में जितनी भी घटनाएं हैं उनके बारे में कुछ प्रमाण हमको मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। तो इसी कालखंड को, अतीत और वर्तमान के मध्य के संवाद को ही, अतीत और वर्तमान के मध्य के बीच के जो संवाद होता है, यानी जो भी जितनी भी घटनाएं होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इतिहास कहते हैं। तो इतिहास क्या है? अतीत, अतीत और वर्तमान, अतीत और वर्तमान के मध्य के संवाद को, अतीत और वर्तमान के मध्य के संवाद को क्या कहते हैं? संवाद को इतिहास कहते हैं, इतिहास कहा जाता है। और ये परिभाषा किसके अनुसार है दोस्तों? ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये परिभाषा दी किसने है, और ये सबसे ज्यादा मान्य परिभाषा है इतिहास के बारे में। तो ये परिभाषा दी किसने है? तो एक इतिहासकार हैं ई एच कार, ई एच कार, इनके अनुसार ये परिभाषा है, ई एच कार के अनुसार, कि इतिहास क्या? अतीत और वर्तमान के मध्य के समय को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अंडरस्टैंड? आई होप आप समझे होंगे। जो भी हमारे साथ बचपन में घटनाएं घटती हैं वो हमें याद नहीं रहती, ऐसा समय जो बीत चुका है लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं मालूम हमें, उसको कहते हैं अतीत। जो वर्तमान चल रहा है, अब वर्तमान और जो बीत चुका है अतीत, उसके बीच में कुछ घटनाएं हैं जो हमें याद रहती हैं, कुछ भी नहीं भी रहती हैं, तो उसको कहते हैं हम क्या? इतिहास कहते हैं। क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। अब पढ़ते हैं, देखिए आगे दोस्तों इतिहास के बारे में। इतिहास क्या है? अब इतिहास के साक्ष्य के बारे में जान लेते हैं। इतिहास के साक्ष्य, पहले इतिहास के साक्ष्य के बारे में जान लेते हैं। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के साक्ष्य क्या हैं दोस्तों? कि एक तो होते हैं पुरातात्विक स्रोत, एक तो होते हैं पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत, और एक होते हैं साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत। एक तो होते हैं पुरातात्विक स्रोत और एक होते हैं साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक का मतलब है जो इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं? अभिलेख, जैसे कि अभिलेख, 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 मुद्राएं यानी कि सिक्के, सिक्के, अभिलेख, मुद्राएं, सिक्के, भवन, भवन, ठीक है। अभिलेख, मुद्राएं, सिक्के, भवन, ये सब क्या है? पुरातात्विक स्रोत हैं। क्या है? पुरातात्विक स्रोत हैं। साहित्यिक स्रोत जो होते हैं दोस्तों, साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, और एक होता है लौकिक साहित्य, लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य का मतलब जो धर्म से संबंधित साहित्य है, और जो गैर धार्मिक है वो लौकिक साहित्य है। अब धार्मिक साहित्य भी क्या है? धार्मिक साहित्य भी, धार्मिक साहित्य भी एक तो ब्राह्मण साहित्य है, धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य, ठीक है, और ब्राह्मणोत्तर यानी ब्राह्मणों के बाद का, ठीक है। और लौकिक साहित्य भी दो प्रकार के होते हैं। लौकिक साहित्य भी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? एक तो ऐतिहासिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, और एक होता है संगम साहित्य। ये होगा दोस्तों साहित्य के साक्ष्य। अब जैसे कि अभिलेख, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा, गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख हुआ। हाथी गुम्फा अभिलेख से क्या प्रमाण मिल रहा है हमें? खारवेल, खारवेल के साथ खारवेल, हाथी गुम्फा अभिलेख से, ठीक है, खारवेल। और बहुत सारे अभिलेख हैं ऐसे
ठीक है, सिक्कों के बारे में बात करें तो सिक्कों के बारे में सबसे ज्यादा सिक्के कौन से काल में चले थे? मौर्य काल में सबसे ज्यादा सिक्के, मौर्य काल में सबसे ज्यादा सिक्के, सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा सिक्के किसने चलाए? मौर्य काल में। इनसे भी हमें, इन पे जो कलाकृति, शैली, चित्र जितने भी वो मिलते हैं प्रमाण, वो सब साहित्य का स्रोत है। ठीक है, तो मौर्य काल में सबसे ज्यादा सिक्के चले। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के, सोने के सिक्के सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के कौन से काल में चले थे? कौन से काल में चले थे बताइए? गुप्त, गुप्त काल में। कौन से काल में? गुप्त काल में। सातवाहन, 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 जो सातवाहन काल था उसमें सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा सातवाहन काल में सबसे ज्यादा शीशे के सिक्के चले थे। किसके? शीशे के सिक्के। ठीक है, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त का वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है सिक्कों पे, तो यह भी हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो था वो वीणा वादक था, वो सिक्कों से पता चलता है। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य जो है, जैसे कि चार वेद हो गए, वेद हो गए, चार वेद, चार उपवेद हो गए, ठीक है, वेदांग हो गए, उपनिषद हो गए, उपनिषद हो गए, अरण्यक हो गए, अरण्यक हो गए। ठीक है, ये सब क्या है? ब्राह्मण साहित्य है। ठीक है, और जैसे कि लौकिक साहित्य में जैसे कि इंडी का पुस्तक है, इंडी का पुस्तक, इंडी का पुस्तक, इंडी का पुस्तक किसने लिखी है? मेगस्थनीज के द्वारा, मेगस्थनीज ने लिखी है इंडी का पुस्तक। ठीक है, और जैसे कि कालिदास, कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम, ये सब पुस्तकें। ठीक है, तो ये हो गए लौकिक साहित्य जो धर्म से संबंधित हैं। और जैसे कि ऐतिहासिक साहित्य, जैसे जैन धर्म के ग्रंथ हैं, जैन धर्म के ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ हैं, और बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, ये सब ठीक है ऐतिहासिक साहित्य हैं। तो ये तो हो गया इतिहास के साहित्य, साक्ष्य। इतिहास के साक्ष्य दो टाइप से पुरातात्विक स्रोत होते हैं और साहित्यिक स्रोत होते हैं। पुरातात्विक स्रोत में जैसे कि अभिलेख, मुद्राएं, सिक्के, भवन, ये सब आते हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत में जैसे कि धार्मिक साहित्य होता है और एक लौकिक साहित्य होता है। धार्मिक साहित्य में ब्राह्मण साहित्य और ब्राह्मणोत्तर साहित्य, ये सब। अब ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य में जैसे वेद, वेदांग, उपनिषद, अरण्यक, ये सब। और ब्राह्मणोत्तर एक होता है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य भी दो प्रकार का होता है, ऐतिहासिक साहित्य और संगम साहित्य। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इतिहास के साक्ष्य के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं इतिहास के बारे में, इतिहास के बारे में देखते हैं। इतिहास के बारे में जानेंगे अब हम। इतिहास का विभाजन, इतिहास का, इतिहास का विभाजन। अब हम पढ़ेंगे इतिहास का विभाजन। ठीक है दोस्तों, देखिए इतिहास का विभाजन, इतिहास को बांटा गया है तीन काल में। इतिहास को कितने काल में बांटा गया है? तीन काल में बांटा गया है इतिहास को। ठीक है, तो इतिहास को तीन काल खंडों में बांटा गया है। एक तो है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आधैतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, तो इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अंडरस्टैंड? अब देखिए ये इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंट क्या है ये देखते हैं। डिफरेंट क्या है? देखिए प्रागैतिहासिक काल वो काल है जिसके बारे में, जिसके बारे में कोई साक्ष्य नहीं है, कोई भी साक्ष्य
कोई भी साक्ष्य नहीं है, ना लिपि है, कोई भी लिपि नहीं है, कोई लिपि नहीं है, कोई लिपि भी नहीं है, यानी कि ऐसा इतिहास जिसके बारे में कोई साक्ष्य ही नहीं है, कोई लिपि नहीं है, ठीक है। और इस काल के बारे में हमें पता चलता है गुफाओं से, गुफाओं से और चित्रकला शैली जो है इनकी, उससे पता चलता है इस इतिहास के बारे में। आप सोचोगे कि जब कोई साक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है, तो पता कैसे चला कि ये भी काल है? तो गुफाओं से जो चित्र बने हुए हैं उनसे, ये सब कोई लिपि नहीं है, उसको पढ़ा ही नहीं जा, जब कोई लिपि नहीं है तो पढ़ा भी नहीं जा सका है। आदि ऐतिहासिक काल में लिपि तो थी, इसमें लिपि है परंतु परंतु पढ़ा नहीं जा सका, पढ़ा नहीं जा सका है। लिपि तो है, मतलब कुछ लिखा हुआ तो है, लेकिन हम उसको आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, वो है आदि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल क्या है? जिसके बारे में लिपि भी है, लिपि भी है, लिपि भी है और पढ़ा भी जा सका है। लिपि भी है और उसको पढ़ा भी जा सका है, ऐसे काल को कहा जाता है ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब प्रागैतिहासिक काल जो है, इसको बांटा गया है तीन भागों में। कितने भागों में? तीन भागों में। एक तो है पूरा पाषाण काल, क्योंकि इसको पाषाण काल भी कहते हैं, पाषाण मतलब होता है पत्थर। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी तीन भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल को भी पूर्व पूरा पाषाण काल, आदि पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब देखिए पूरा पाषाण काल जो है, पूरा पाषाण काल में मनुष्य, मैंने आपको बताया पहले, मनुष्य का जब जन्म हुआ तो मनुष्य वृक्षों पर रहता था, वृक्षों से धीरे धीरे जमीन पर आना शुरू किया उसने। जब जमीन पर आया तो उसने कुछ घटनाएं, उसके प्रकृति के बीच और मनुष्य के मध्य कुछ घटनाएं घटित हुई। तो उसके क्या क्या हुआ था कि पूरा पाषाण काल में क्या हुआ, मनुष्य ने पत्थरों से, बड़े पत्थरों के औजार बनाने शुरू किए। बड़े पत्थर से, बड़े पत्थर से औजार बनाए, बड़े पत्थर से क्या बनाने शुरू कर दिए? औजार बनाने शुरू कर दिए, ठीक है। बड़े पत्थरों के औजार बनाने शुरू कर दिए। फिर मानव का विकास होने लग गया, मानव का विकास, मानव का विकास, विकास की ओर बढ़ने लगा मानव, ठीक है। और मानव जो था पूरा किस पर निर्भर था? यहाँ पे शिकार पर निर्भर था, शिकारी था मानव। मानव कैसा था? शिकारी था। अब मध्य पाषाण काल में जब आया, मध्य पाषाण काल में, तो मध्य पाषाण काल में आते आते मध्य पाषाण काल में क्या हुआ? मध्य पाषाण काल में जो मनुष्य था, मध्य पाषाण काल में उसने हथियार जो थे, हथियार जो थे वो छोटे बनाने शुरू कर दिए। छोटे पत्थर थे, हथियार छोटे पत्थर से बनाना शुरू कर दिया। मछली का शिकार करने लग गया, मछली का शिकार, मछली का शिकार करने लग गया मानव, मछली का शिकार। और हथियार जो थे छोटे पत्थर थे, मछली का शिकार करने लग गया। और
पशु को पालतू बनाने लग गया, पशु को पालतू, पशु को पालतू बनाने लग गया। ठीक है। नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में क्या हुआ, नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार कर लिया, पहिए का आविष्कार। ठीक है। और पहिए का आविष्कार, आग का आविष्कार, पहिए का आविष्कार हो गया, आग का आविष्कार कर लिया नवपाषाण काल में मनुष्य ने। और नवपाषाण काल में कृषि, कृषि करने लग गया, कृषि के साक्ष्य मिले हैं, कृषि के साक्ष्य। और कहां से मिले ये साक्ष्य, बुर्जहोम से। कहां से मिले हैं, बुर्जहोम से कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है। तो मनुष्य कृषि भी करने लग गया नवपाषाण काल के आते आते। ठीक है दोस्तों, तो आ जाइए जरा, अभी हम समझते हैं इसको, इतिहास को, इतिहास का विभाजन पढ़ रहे हैं हम। अभी मैं इसको रफ कर देता हूं। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे इतिहास का विभाजन। इतिहास को तीन भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये मैं आपको समझा चुका हूँ कि इनमें डिफरेंट क्या है। प्रागैतिहासिक काल का मतलब जिसके बारे में हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, जिसमें कोई लिपि नहीं है, जिसको लिपि नहीं है तो पढ़ा ही नहीं जा सकता। आदिऐतिहासिक काल में लिपि तो है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल में लिपि भी है और उसको पढ़ा भी जा सका है। ठीक है। तो आप देखिए हम पढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल। इसको भी बांटा हमने तीन भागों में, पूरा पाषाण, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण और ये था नवपाषाण, नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी हमने कितने भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल को भी हमने बांटा कितने भागों में, पूरा पाषाण काल को भी हमने बांटा तीन भागों में। यह था पूर्व पूरा पाषाण काल, पूर्व पूरा पाषाण काल और आदि पूरा पाषाण काल, और एक था उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है। तो पूरा पाषाण काल को भी पूर्व पूरा पाषाण काल, आदि पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है। ऐतिहासिक काल में क्या आ जाता है, ऐतिहासिक काल में यहाँ पे देखो, प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ, पूरा पाषाण काल में मैंने आपको समझा दिया मनुष्य क्या था, पूरा मतलब शिकार पे निर्भर था, बड़े हथियार बनाता था। ठीक है। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ, उसने छोटे हथियार बनाना शुरू कर दिया। जब छोटे हथियार बनाना शुरू कर दिया, छोटे हथियार बनाने के बाद उसने मछली पकड़ना शुरू कर दिया, नुकीले हथियार बनाना शुरू कर दिया। नवपाषाण काल में आते आते उसने आग का आविष्कार कर लिया, पहिए का आविष्कार कर लिया, यानी कृषि को समझने लगा, वो कृषि करने लग गया। प्रथम साक्ष्य बुर्जहोम से मिलता है कृषि का। जब कृषि करने लग गया तो मनुष्य हो गया। फिर मनुष्य यहाँ से नवपाषाण काल में उसने सर्वप्रथम प्रथम धातु का, तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिया, धातु का उपयोग, धातु की उसने उपयोग करना शुरू कर दिया। तो मनुष्य हो गया एक प्रकार से सामाजिक। जब सामाजिक हो गया तो परिवार में रहने लगा, और जब परिवार में रहेगा तो वहां पे सभ्यता जन्म लेगी। तो जब सभ्यता जन्म ली तो आदि ऐतिहासिक काल के आते आते यहाँ पे एक सभ्यता ने जन्म लिया जिसको कहा गया सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, सभ्यता। ठीक है। और इसमें बांटा इसको वैदिक काल। ठीक है।
वैदिक काल। अब वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है, वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है। एक तो है ऋग्वैदिक काल, वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है। ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ठीक है दोस्तों, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब आ जाते हैं ऐतिहासिक काल पे। ऐतिहासिक काल को, इतिहास को हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक काल को तीन भागों में। एक तो प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास, फिर मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत, और फिर हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत, आधुनिक भारत। यह हमको पढ़ना है। ठीक है, अब इनके बारे में हम इनकी समय अवधि और लिख देते हैं, फिर अपनी क्लास को यहीं पे विराम देंगे, फिर हम ये सब पढ़ना कल से स्टार्ट करेंगे। यह भी हमने इतिहास के बारे में जाना है, इतिहास के बारे में जाना, और इतिहास का हमने ये विभाजन के बारे में जाना है। ठीक है, इतिहास के साक्ष्य भी हमने पढ़ लिए, स्रोत भी हमने पढ़ लिया। तो देखिए, जो प्रागैतिहासिक काल है, ये जो था, इसको प्रागैतिहासिक काल ये था, मतलब आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब समझते हो, ईसा, जब ईसा का जन्म हुआ था उससे पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं। ठीक है, ईसा पूर्व। तो आरंभ से 10,000 ईसा पूर्व का समय जो है वो प्रागैतिहासिक काल में दिया गया है। ठीक है, अब देखिए, इसमें 10,000 ईसा पूर्व से पूरा पाषाण काल, आरंभ से यह था, ये तीन भागों में प्रागैतिहासिक काल, इसको तीन भागों में बांटा गया। अब इसको पूरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया। तो यहां से शुरू करते हैं, यह है आरंभ से 60,000 ईसा पूर्व, आरंभ से 60,000 ईसा पूर्व। ठीक है, यह था 60,000 से 60,000 से 60,000 से 40,000 ईसा पूर्व। ठीक है, और उच्च पूरा पाषाण काल जो था वो था 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व। ठीक है, मध्य पाषाण काल जो है, मध्य पाषाण काल 10,000 से 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 10,000 सिंधु घाटी की सभ्यता 1500 से 1,000 से है तो नहीं, 3,000 से 1,500, 1,500 से 1,000, 1,000 से 600। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया यहाँ से 10,000 से ये था मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। 10,000 से 6,000 ईसा पूर्व, 6,000 से फिर, नहीं यार समझाने दो भाई, समझते हैं। देखिए, ये हो गया 10,000 ईसा पूर्व। अब मध्य पाषाण काल जो था, मध्य पाषाण काल जब इसमें मनुष्य ने प्रवेश किया तो ये 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व, 6,000 ईसा पूर्व, और नव पाषाण काल में 6,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। फिर यहाँ पे सिंधु सभ्यता पे आ गए, तो सिंधु सभ्यता 3,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व से, इसको माना जाता है 1,500 ईसा पूर्व। ये इस पे विवाद है मतलब जितना भी एक अवधि मैं बता रहा हूँ इस पे विवाद है, कभी कहीं कहीं किताबों में अलग भी आपको मिल सकता है।
ये 3250 से 1750 भी मिल सकता है। ठीक है, यहाँ आप याद रखेंगे। वैदिक काल जो है, वैदिक काल को 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, सॉरी 1500 ईसा पूर्व से सही है। देखिए वैदिक काल में दो भाग हैं। ऋग्वैदिक काल को बांटा गया है, ऋग्वैदिक काल को बांटा गया है कितना, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल को बांटा गया है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। और हम प्राचीन भारत जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 600 ईसा पूर्व से 712 एडी तक। ठीक है, एनो डोमिनी तक 612 से। फिर मध्यकालीन भारत को हम पढ़ेंगे 712 से 1707 ईस्वी तक। और आधुनिक भारत को हम पढ़ेंगे 1707 ईस्वी से 15 अगस्त 1947 तक। 15 अगस्त 1947 तक। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा इतिहास का विभाजन। अगर कोई मिस्टेक हुई हो, कोई गलती हुई हो तो माफ करना, क्षमा चाहूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, या हम इतिहास की क्लास आगे तक ऐसे ही रखने वाले हैं, तो अगली वीडियो पे भी जरा अपना प्यार बनाए रखिएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूले। और मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद। अबे यार, 31 की हुई है तो कभी नहीं इतनी लंबी ना देखी, बस एक और बना दे अभी। बना दे बस, मिट गई। कल को फिर बुलावा, आज ही बना दे। 2 दिन के जाने काई फिर बना दे, 2 दिन के हो जाएगा, कल का भी आना बच जाएगा। तो वो इंडेक्स के बारे में बता। बना दे, बना दे।